आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी में अगला भाग पढ़ेंगे, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात कहलाता है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। यानी प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वह लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का हम अनुपात निकालें और वह जो ताप है उनमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतराल हो तो ताप गुणांक क्या होगा? मान लिया जाए कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक हमारा kT है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और बढ़ा रहे हैं तो हमारा वेग स्थिरांक KT+10 हो जाता है। तो KT+10 और KT का अनुपात यही कहलाएगा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। और यह पाया गया कि यह जो ताप गुणांक है यह 2 या 3 गुना हो जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। यहां पर KT T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक है और KT+10 या T+10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो वेग स्थिरांक है उसको कहते हैं KT+10। ठीक है। इसके बाद वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करेंगे और वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन जो है एक समीकरण के द्वारा होता है। उसको आरेनियस ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग आरेनियस समीकरण भी कहते हैं। अब ये आरेनियस समीकरण क्या है? आरेनियस ने जो समीकरण दिया था उसके अनुसार वेग स्थिरांक के बराबर होता है a इंटू e का पावर माइनस EA अपान RT। अब यहां पर k बराबर a इंटू e का पावर माइनस EA अपान RT में यदि हम लाग लें, लाग बेस e पर लिया जाए तो उसको लाग बेस e चाहे ln पढ़ते हैं, यह बेस e पर लाग होता है ln। तो हम इसका लॉग लेंगे तो ln k बराबर हो जाएगा ln a माइनस EA अपान RT। अगर इस log बेस e यानी ln को log बेस 10 पर कन्वर्ट किया जाए तो log बेस 10 पर कन्वर्ट करने में 2.303 से गुणा करना पड़ता है। यानी आप पाएंगे कि ln बराबर होता है 2.303 log बेस 10। ये होता है जब भी log बेस यानी ln को log बेस 10 पर कन्वर्ट करेंगे तो ln बराबर 2.303 log बेस 10 होता है। अब हर जगह 2.303 रखेंगे तो वो आप कैलकुलेट करेंगे उसको तो आपको मिलेगा log बेस 10 k बराबर log बेस 10 a माइनस EA अपान 2.303 RT। यहाँ 2.303 होगा, उसको कट करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको फाइनली मिल जाएगा log बेस 10 k बराबर log बेस 10 a माइनस EA अपान 2.303 RT। यहां के आपका कहलाता है वेग स्थिरांक, ए को कहा जाता है पूर्व चर घातांकी गुणक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूर्व चर घातांकी गुणक है। और ई ए यह अभिक्रिया की सक्रियण
ऊर्जा है R गैस नियतांक होता है, यम के एस पद्धति में इसका मान 8.314 जूल प्रति डिग्री प्रति मोल लिया जाता है, और T परम ताप है। यदि दो भिन्न ताप, यहां पर A और EA को आरेनियस पैरामीटर कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है अखिल उत्तरी में कि आरेनियस पैरामीटर कौन कौन होते हैं, तो आरेनियस समीकरण में कैपिटल A और EA जो सक्रियण ऊर्जा है इसको कहा जाता है आरेनियस पैरामीटर। A का मात्रक वही होता है जो K का मात्रक होता है। देखिए log base 10 K बराबर log base 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RD। तो यहां से जो K का मात्रक है वही क्या होगा, A का मात्रक, यानी A का मात्रक K के मात्रक के बराबर होता है। और यदि हम ग्राफ प्लॉट करें log base 10 K और 1 अपॉन कैपिटल T के मध्य, तो ग्राफ प्लॉट करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा में जो इस वक्र का ढाल होता है वह माइनस EA अपॉन 2.303 R होता है, माइनस EA अपॉन 2.303 R। और जो इसका खंड होता है इंटरसेप्ट वह log base 10 A होता है। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहां नीचे 1 अपॉन T लिया गया है और ऊपर log base 10 K है। इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहां पर ये जो कटी रेखा दिखाया गया है यह इंटरसेप्ट कहलाता है, खंड कहलाता है, और जो सॉलिड लाइन है यह स्लोप कहलाता है, ढाल कहलाता है। तो जो यह इंटरसेप्ट है इसका मान log base 10 A के बराबर होता है, और जो स्लोप है ढाल यह माइनस EA अपॉन 2.303 R के बराबर होता है। यदि दो भिन्न ताप लिए जाएं, दो भिन्न ताप, तो यदि दो भिन्न ताप T1 और T2 लिया जाए और इन तापों पर वेग स्थिरांक का मान क्रमशः K1 तथा K2 हो, ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 और ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो, तो हमें क्या मिलेगा, तो ताप T1 पर हम लिख सकते हैं log base 10 K1 बराबर हो जाएगा यहां से log base 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1, और log base 10 K2 बराबर लिखेंगे तो log base 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। अब उन दोनों को हम घटाते हैं, तो दो समीकरण हमें प्राप्त होगा T1 T2 पर log base 10 K1 और log base 10 K2। तो यदि दोनों को घटाया जाए log base 10 K1 माइनस log base 10 K2, तो जब समीकरण को घटाएंगे तो अब log base 10 K1 माइनस log base 10 K2 को हम लिख सकते हैं log base 10 K1 अपॉन K2, और log base 10 में से log base 10 घटाएंगे तो कट जाएगा, और इक्वेट करेंगे EA अपॉन 2.303 R को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, यानी दो भिन्न तापों पर आपका आरेनियस समीकरण बन जाएगा log base 10 K1 अपॉन K2 बराबर EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। अब इसके बाद
अगला चीज है अभिक्रिया का वेग समीकरण। अभिक्रिया का वेग समीकरण या इसी को वेग नियम कहा जाता है, चाहे दर समीकरण या दर नियम। यहां पर वेग दर होता है। भौतिक विज्ञान में वेग दूसरा चीज है, यहां अभिक्रिया का जो वेग है वही दर कहलाता है। तो वेग नियम या वेग समीकरण, चाहे दर नियम और दर समीकरण। तो ये वेग समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे समीकरण को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण। यानी वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, उसे अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया दिया है Ma धन Nb बराबर Pc धन Qd। यह एक अभिक्रिया है। यहां पर A अभिकारक है और इसके अणुओं की संख्या m है, B अभिकारक है, इसके अणुओं की संख्या n है। उत्पाद बन रहा है C और इसके अणुओं की संख्या P है, और उत्पाद D जिसके अणुओं की संख्या Q है। तो यह एक अभिक्रिया दिया हुआ है। यदि हम मान लें कि इस अभिक्रिया का जो वेग है यानी दर, वह अभिकारक A की सांद्रता के 1 घात और अभिकारक B की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती है, यानी उसके 2 घात पर निर्भर करता है। यदि इस अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है, तो समय t पर हम समीकरण वेग समीकरण क्या लिख सकते हैं? समय t पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग दर dx अपान dt समानुपाती A का घात 1 और B का घात 2। चूंकि हमने यहां मान लिया है कि अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता के 1 घात और B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है, समानुपाती है, तो समीकरण हमारा dx अपान dt समानुपाती A का घात 1 इंटू B का घात 2 बनेगा। यदि ऐसा नहीं मानते, हम मान लेते अभिकारक A की सांद्रता के m घात और B की सांद्रता के n घात पर निर्भर कर रहा है, तब क्या होता? तब आपका हो जाता dx अपान dt समानुपाती A का घात m इंटू B का घात n हो जाता। लेकिन हमने मान लिया है कि A की सांद्रता के 1 घात और B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए वेग हो जाएगा dx अपान dt समानुपाती A इंटू B का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, या समानुपात को हटाएंगे समानुपाती नियतांक आ जाएगा, यहां पर k लिया जाएगा, तो dx अपान dt बराबर हम लिख सकते हैं k इंटू A इंटू B का स्क्वायर। अब यहां पर जो k होता है, यह k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में A और स्क्वायर ब्रैकेट में B, ये क्या है? ये समय t पर अभिकारक A और अभिकारक B की क्या है? सांद्रताएं, मोल प्रति लीटर में मोलर सांद्रताओं को व्यक्त करते हैं। तो इस समीकरण को dx अपान dt बराबर k इंटू A इंटू B का स्क्वायर, इस समीकरण को कहा जाएगा इस अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण। क्लियर हो गया? इस तरह से कोई दूसरा समीकरण यदि दिया हुआ हो और उसमें हमें पता हो
कि अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक के कितने सांद्रता पर निर्भर कर रही है, तो उस सांद्रता पदों को घात में लगा करके और इसी तरह से हम समीकरण को बना सकते हैं और वही समीकरण कहलाएगा उस अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण। आणविकता है उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, या इसका एक और नाम होता है अणु संख्यता भी कहते हैं। आणविकता का दूसरा नाम होता है अणु संख्यता। आणविकता क्या होती है? किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। वेग निर्धारक पद में यानी जिस पद के द्वारा अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, यानी जो उसका प्राथमिक पद होता है वही कहलाता है वेग निर्धारक पद। तो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यदि 1, 2 या 3 अणु भाग ले रहे हैं तो उस अभिक्रिया की आणविकता क्रमशः 1, 2 या 3 हो सकती है। तो यदि अभिक्रिया की आणविकता 1 है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकाणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यदि अभिक्रिया की आणविकता 2 है, 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो वह अभिक्रिया कहलाती है द्विअणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यदि 3 अणु भाग ले रहे हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के अनुसार हमारी आणविकता 1, 2, 3 और अभिक्रिया कहलाती है एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला उदाहरण है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। N2O4, नाइट्रोजन, टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहां N2O5 के अणुओं की संख्या देखिए कितनी है, 1 अणु है। तो N2O5 के अणुओं की संख्या 1 है, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो गई, 1 हो गई। और इस अभिक्रिया को कहेंगे एकाणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, H2 I2 बराबर 2H। अब आप अपने से बता सकते हैं कि यहां पर अभिकारक के कुल कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो जब 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएगी। इसको हम लोग कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह से देखिए चीनी का जल अपघटन है, C12, H22, O11। अम्ल की उपस्थिति में जल द्वारा जल अपघटन हो रहा है तो यह चीनी टूटता है, C6H12O6 धन C6H12O6, यानी एक अणु ग्लूकोज होता है और एक अणु फ्रक्टोज होता है। तो यहां पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या देखिए, चीनी का 1 अणु और पानी का 1 अणु, यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया भी कैसी हो गई, द्विअणुक अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, 2NO धन O2। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है
और करने के बाद क्या बना ले रही है, NO2, 2 अणु, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो यहां पर देखें नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने अणु हैं, 2 अणु। ऑक्सीजन कितना अणु है, 1 अणु। तो यहां अभिकारक में कुल कितने अणु हो गए, 3 अणु हो गए। तो चूंकि इस अभिक्रिया में अभिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाएगी त्रिअणुक अभिक्रिया, यानी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आणविकता के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की कोट। अभी आपने देखा आणविकता में कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, लेकिन कोटि में थोड़ा सा अंतर है। कोटि किसे कहते हैं, उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। यानी यहां पर अणुओं की जो संख्या है, कौन सी संख्या लेंगे, वह संख्या लेंगे जो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में उनकी सांद्रताएं ली गई, यानी जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। यानी जिनकी सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उन अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोट कहलाती है। इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। कोटि को हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, अथवा करके दूसरी परिभाषा है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभी आपने देखा था अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हो तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योगफल, सांद्रता पदों की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोट कहलाती है। अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाती है। जैसे कोई अभिक्रिया हमने लिख दिया Ma धन Nb बन रहा है Pc धन Qd। तो इस अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण क्या लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में हमने ये नहीं माना है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के 1 घात और B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है, ऐसा माना नहीं है। तो जब हमने नहीं माना है तब हम अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो यहां पर A की सांद्रता का m घात और B की सांद्रता का n घात लिखेंगे। तो यहां पर वेग समीकरण हो जाएगा dx/dt बराबर k इंटू A का घात m इंटू B की सांद्रता का घात m। क्लियर हो गया ना वेग समीकरण। अब वेग समीकरण हो गया तो परिभाषा के अनुसार वेग समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहां पर यदि अभिकारक A के सापेक्ष कोट लिखना हो, अलग से पूछता है आपसे फला अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट और संपूर्ण अभिक्रिया की कोट, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संपूर्ण अभिक्रिया की कोट निकालना होता है, चाहे समग्र कोट निकालना होता है, तो जितने सांद्रता पद होते हैं उन सबके घातों को जोड़ देते हैं।
और यदि किसी एक पार्टिकुलर अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि पूछता है तो उस अभिकारक की सांद्रता का जितना घात होता है वही उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होती है। जैसे देखिए यहां पर अभिकारक ए के सापेक्ष कोटि लिखना हो तो ए का घात यम है तो यहां कोटि हो जाएगी यम। अभिकारक बी के सापेक्ष कोटि लिखना हो तो क्या हो जाएगा यन, बी का घात यन है। ये अलग अलग अभिकारकों के सापेक्ष कोटि हो गई। लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोट, चाहे समग्र कोट निकालना हो, संपूर्ण अभिक्रिया की कोट तो जितने सांद्रता पद हैं उनके घातों को जोड़ेंगे। तो दो ही सांद्रता पद हैं, दो अभिकारक हैं, तो इनके घातों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोट मिल जाएगी यम धन यम। या अगर नाम नहीं देता है किसी अभिकारक का, बस सीधे पूछ दे अभिक्रिया देकर इसकी कोटि बताइए, चाहे वेग समीकरण देकर के कहे कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो उस वेग समीकरण में जितने सांद्रता पद होंगे सभी सांद्रता पदों के घातों को जोड़ देंगे। तो यहां पर कोट निकल के आ गई यम प्लस यन। अब जो यम प्लस यन है इसका मान क्या क्या हो सकता है? तो यदि यम प्लस यन का मान 0 आए तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोट की है? शून्य कोट की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर है। यम प्लस यन का मान 1 हो सकता है। अगर योगफल 1 आएगा तो वह अभिक्रिया प्रथम कोट की कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि योगफल 2 आए तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और यदि योगफल 3 आता है तो अभिक्रिया हो जाएगी तृतीय कोट की, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी अभिक्रियाएं सामान्यतः 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की होती हैं। ऐसे हम लोग जो है निकाल लेंगे अभिक्रिया की कोट। अब इसके बाद एक छोटा प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है? आणविकता और कोटि में अंतर, तो आपने आणविकता को भी देख लिया, पढ़ लिया, कोटि को भी पढ़ लिया। कुछ अंतर अपने से आप दे सकते हैं। जैसे पहला डिफरेंस आप दोनों की परिभाषा दे दीजिए। पहला डिफरेंस आणविकता और कोटि में, तो आणविकता में हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। और कोटि में क्या हो जाएगा? उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं, अभिक्रिया की कोट कहलाती है। तो ये एक अंतर हो गया दोनों में। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? आणविकता। आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी आणविकता 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, हमेशा यह पूर्णांक में होगा। तो आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है और अभिक्रिया की कोट पूर्ण संख्या भी हो सकती है या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो कोट पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक हो सकती है। तीसरा अंतर हो जाएगा आणविकता में, आणविकता कभी शून्य नहीं होती है, क्योंकि जब अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कम से कम कितनी होगी? 1 होगी। तो आणविकता 1 से शुरू होगी। अगर अभिकारक रहबे नहीं करेगा अभिक्रिया होगी ही नहीं। जब अभिक्रिया नहीं होगी तो फिर आणविकता कैसे बताएंगे? तो इसका मतलब कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है? तो आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। अभी आपने देखा यहां पर यम प्लस यन का मान योगफल शून्य हो सकता है। आपके सामने उदाहरण आएंगे। अगर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा,
तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब वेग समीकरण लिखेंगे तो dx अपान dt बराबर k इंटू अभिकारकों की सांद्रता का घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब घात 0 हो गया तो m प्लस n का योगफल क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो कोटि आपकी शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो ये तीसरा अंतर हो गया कि आणविकता कभी शून्य नहीं होती है और कोटि शून्य हो सकती है। अगला अंतर आप दे सकते हैं आणविकता में कि आणविकता क्या बताती है, इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। यानी आणविकता से हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, कितने अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन कोटि यह अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है कि अभिक्रिया का दर और अभिकारक की सांद्रता, तो अभिक्रिया की दर अभिकारक के कितने सांद्रता पद पर निर्भर कर रहा है। तो कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। ठीक है, तो इस तरह से आणविकता और कोटि में ये 4 मुख्य अंतर दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया। तब तक इतना आप पढ़िए।